रिकॉर्डिंग ओके। पूछा जाएगा कि एनालॉग से आप क्या समझते हैं, तो कोई बता सकता है कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है? ये कई जगह यूज होता है। Analog media refers to traditional method of communication that use physical or electronic signals that vary continuously. These signals are direct representation of physical phenomena. Sound, wave, light, intensity. पहले के समय में, कुछ समय पहले तक या अभी तक भी एनालॉग मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ऐसा कोई मीडिया हो जिसमें हम लोग फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज करके कम्युनिकेशन को करते हैं, तो वो एनालॉग मीडिया बोला जाता है। ठीक है। और डिजिटल मीडिया ठीक इसी का उल्टा होगा। डिजिटल में क्या होगा कि सारी चीज़ों को जिसमें हम लोग इंटरनेट वगैरह का यूज करके कम्युनिकेशन को करते हैं, तो वो जो है डिजिटल मीडिया बोला जाता है। एनालॉग मीडिया क्लियर? एनालॉग का मतलब होता है फिजिकल मैकेनिकल, फिजिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जैसे कि अभी प्राची ने बताया कि एक घड़ी होती है एनालॉग वाली, जिसमें प्रॉपर वो जो सुई काटा वगैरह जो बना होता है, डायल वाली जो घड़ी होती है, वो उसको हम लोग एनालॉग वॉच बोलते हैं। तो जी कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम हो जिसमें हम लोग फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का यूज करके, फिजिकल का मतलब है फिजिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज करके कम्युनिकेशन को करते हो, तो वो जो है मीडिया एनालॉग मीडिया कहलाएगी। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? आगे जब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग मीडिया में, तो रेडियो है। रेडियो में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। ये याद रखना है हम लोगों को। रेडियो जो होता है उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दो प्रकार का रेडियो होता है, एक एएम और एक एफएम। जब आप लोगों ने कभी रेडियो देखा होगा तो उसमें दो एक स्विच होता है। उसमें एक तरफ जो होता है एएम का सिग्नल होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करके आप सुनना चाहते हैं, या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को आप सुन करके यूज करना चाहते हैं। एफएम से सभी लोग परिचित होंगे, ये अभी भी बहुत ज़्यादा चलन में है। तो रेडियो, ये दोनों जो होते हैं ये सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप दोनों का यूज ये फुल नेम याद रखिएगा कि एएम एंड एफएम इन कम्युनिकेशन का यूज क्या होता है। तो एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। टेलीविज़न होता है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा डिस्टेंस का अंतर होता है। जैसे कि एम्पलीट्यूड का हिंदी कोई बता सकता है? एक मिनट। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, और फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। ये दोनों जो है मैकेनिकल टर्म है। हम लोगों ने फिजिक्स जब पढ़ा होगा 11th या 12th में, तो वहाँ देखा होगा कि मॉड्यूल एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में क्या वो होता है। ये एफएम जो होता है उसकी रेंज थोड़ी सी छोटी होती है, मतलब विद इन ये सिटी काम कर सकता है, या अपने नेटवर्क के चारों तरफ एक प्रॉपर सर्किल में जो है काम कर सकता है। जैसे कि 93.5 रेड एफएम जो है वो। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये बहुत बड़े एरिया में काम करता है। जैसे कि विविध भारती सुना होगा हम लोगों ने, विविध भारती। तो ये जो है ये एफएम नहीं, एफएम में तो इसमें आता ही है, लेकिन ए एएम में भी आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी आता है। जो इसका सेंटर अगर कहीं है तो उससे बहुत बड़े रेंज में काम करता है। तो ये दोनों जो है रेडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आयाम और आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या होता है। क्लियर हुआ क्या कुछ? टेलीविज़न में सभी लोग जानते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के द्वारा जो है ट्रांसमिटिंग और विजुअल ऑडियंस का वो होता है।
जो हमारे छत के ऊपर जो डीटीएच लगा होता है वो सिग्नल को कैप्चर करता है, वो जो वीडियो और ऑडियो में ट्रांसमिट करता है, फिर उसको हम लोग देख पाते हैं। तो ये भी जो है एक प्रकार का एनालॉग मीडिया का ही सिस्टम है। टेलीफोनी, टेलीफोन जो है, लैंडलाइन फोन यूज एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिट वॉइस। फोटोग्राफिक फिल्म्स कैप्चर इमेज थ्रू द केमिकल प्रोसेस दैट रिएक्ट लाइट एक्सपोजर, ये भी जो एनालॉग मीडिया है। डिजिटल कैमरा की बात छोड़ दें अगर, तो पहले का जो रील वाला जो कैमरा आता था वो एनालॉग मीडिया में जो है उसको गिना जाता है। ठीक है। वाइनिल रिकॉर्ड स्टोर ऑडियो ग्रुप्स दैट रीड मैकेनिकली, वो जो एक गोल कलर का गोल जो डीवीडी वगैरह जो होता था पहले, वो उसमें जो ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा जाता था, उसके बाद मैकेनिकली जो है पढ़ा जाता था। तो वो भी जो है एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा, एनालॉग मीडिया के अंदर आएगा। ठीक है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो इसमें जो है प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल वाइनिल रिकॉर्ड्स, एक ऐसा सिस्टम होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा एक एम्पलीफायर होता है और यहाँ जो है चलाने वाला होता है, ऐसे कर देते हैं तो वो गाना जो है बजने लगता है। तो वो एक प्रकार का वाइनिल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत जो है वो सिस्टम आता है। हाँ हाँ, वो मैग्नेटिक टेप वाला जो कैसेट आता है वो भी एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एनालॉग मीडिया में क्या होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स जो होते हैं वो हम लोग को देखने को मिलता है। जो हमारा डीटीएच होता है छत पे, वो सिग्नल को कंटिन्यूस कैप्चर करता है और उसको जो है ट्रांसमिट जो है वीडियो एंड ऑडियो में कंटिन्यूस करता है। ओके। नॉइज का चांस इसमें जो है डिग्रेड ओवर डिस्टेंस ड्यू दो इंटरफेरेंस एंड नॉइज लीडिंग लोअर फिडिलिटी। नॉइज का चांस इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार सिग्नल जो है सही से वर्क नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे सिग्नल ट्रांसमीटर मतलब कि जो सेंडर होता है और उसमें और रिसीवर में जैसे जैसे डिस्टेंस जो है बढ़ती जाती है, तो उसमें नॉइज जो है, नॉइज का होना जो है वो पॉसिबिलिटी जो है बढ़ती जाती है। सिग्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, द स्ट्रेंथ फ्रिक्वेंसी आर फेज ऑफ द सिग्नल रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग मीडिया में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें यहाँ दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसमें टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जो अभी मैंने बताया कि यूज इन द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द ऑडियो सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, यूज इन द रेडियो एंड अर्ली टीवी वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेरीज विद द इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। एनालॉग टेलीविजन क्या है, यूटिलाइज स्कैनिंग लाइन्स टू क्रिएट इमेज ऑन द स्क्रीन थ्रू द वेरिएशन ऑफ ब्राइटनेस एंड कलर। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग, जैसा अभी किसी ने बताया कि जो मैग्नेटिक टेप वाले रिकॉर्डिंग वाले जो कैसेट्स होते थे वो सब जी इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद डिजिटल मीडिया में जैसे हम लोग इंटर करेंगे, तो डिजिटल मीडिया रेफर्स टू कंटेंट दैट इज क्रिएटेड स्टोर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए डिजिटल फॉर्मेट। मतलब ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होता है, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। MB GB वाली बात यहाँ आ जाती है कि फाइल के रूप में इसको शेयर किया जाता है। इट कॉम्पेसेस ए वाइड रेंज ऑफ मीडिया टाइप्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स दैट आर इनकोडेड इन द मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ये डिजिटल मीडिया के टाइप्स हैं। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मीडिया में इंटरनेट, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग सर्विस, ई बुक, ई मैगजीन्स, डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ऑनलाइन गेम्स वगैरह, ये सब डिजिटल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत इसमें से?
ई बुक्स एंड ई मैगजीन्स, किंडल एडिशन किसी बुक का लेते हैं या किसी बुक का पीडीएफ लेते हैं तो वो जो है डिजिटल फॉर्मेट में वो बुक है तो वो डिजिटल मीडिया के रूप में अंतर्गत वो आती है। ठीक है, सब जो डिजिटल फॉर्मेट में है, जो डिजिटल फॉर्मेट में कंटेंट है वो सब डिजिटल मीडिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया। डिस्क्रीट सिग्नल, डिजिटल मीडिया इज बाइनरी कोडेड 0s, ये हम लोग पढ़ चुके हैं आईसीटी में। टू रिप्रेजेंट द डाटा, सबको पता है। हाई फिडेलिटी होती है डिजिटल कंटेंट, कैन बी रिप्रोड्यूस विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब है कि जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो एकदम कम, छोटे से छोटे फॉर्मेट में जो है वो ट्रांसफर होता है। हमेशा जो है बाइनरी कोड यूज करके डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे कि बाइनरी नंबर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो सबसे छोटा रूप है किसी भी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, बीट 2 बीट इसमें होते हैं, 0 और 1। तो वो जो होता है सबसे डिस्क्रीट सिग्नल्स का मतलब है कि सबसे छोटे रूप में। क्लियर हुआ? हाई फिडेलिटी का मतलब सभी लोग समझते हैं कि कितनी बार भी हम लोग देखें, रिप्रोड्यूस करें, उसकी क्वालिटी जो है कम नहीं होती है। ठीक है, शेयर करें सही से तो क्वालिटी जो उसकी कम कभी नहीं होती है। कंप्रेशन, डिजिटल फाइल्स कैन बी कंप्रेस्ड टू रिड्यूस स्टोरेज स्पेस। कई बार जो है हम लोग फाइल्स को जो है कंप्रेस्ड करके भेजते हैं तो ये इसमें हो सकता है। इंटरेक्टिविटी, इनेबल्स यूजर इंटरेक्शन एंड इंगेजमेंट थ्रू द वेरियस इंटरफेसेस। ये हम लोग को डिजिटल मीडिया में देखने को मिलता है। जैसे कि ऑनलाइन गेम में पबजी में जो है कम्युनिकेशन जो इंटरेक्टिव हो जाता है। कई बार जो है अभी नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम्स पे जो है इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जा रहा है कि यहाँ दो लोग मूवी भी देख रहे हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में है कि इसमें जो है कई सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत? डिस्क्रीट का मतलब एक और होता है कि रुक रुक के या असतत, इसको बोला जाता है डिस्क्रीट का मतलब कि जब हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको सिग्नल्स को यूज करेंगे, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब इसको हम लोग बंद कर देंगे। तो डिस्क्रीट का मतलब ये भी होता है कि इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, एनालॉग की तरह नहीं। आप टीवी ऑन करें या नहीं ऑन करें तो वो सिग्नल्स जो है आते रहते हैं, तो वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। लेकिन अगर डिजिटल मीडिया में अगर हमको अमेजन प्राइम जब या ऑन करते हैं तभी हमें जो है उसके सिग्नल मिल पाते हैं। तो ये भी मतलब हम लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है? ग्लोबल रीच, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, तुरंत जो है ये शुरू हो जाता है। कॉस्ट इफिशियंसी जो इसकी कम होती है क्योंकि सभी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में है तो फिजिकल कास्ट जो है हमारा नहीं लगता है, तो कास्ट इफिशियंसी जो है कम हो जाती है। इंटरेक्टिव एंगेजमेंट जो है हम लोग को देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, अब उसी दिन पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था 1 स्टेप फ्लो मॉडल, 2 स्टेप फ्लो मॉडल, मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल एंड स्टेप बाय स्टेप फ्लो मॉडल। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। तो 1 स्टेप फ्लो मॉडल का मतलब है कि सोर्स से ऑडियंस तक सारी चीज़ें जो है एक ही बार में डिलीवर हो जाएं, तो ये 1 स्टेप फ्लो मॉडल होता है। जैसे कि द 1 स्टेप फ्लो मॉडल सजेस्ट दैट मास मीडिया डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी। इसमें बीच में कोई इंटरमीडिएटरी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते हैं? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, पैसिव ऑडियंस होते हैं इसमें, ऑडियंस जो होते हैं वो पैसिव फॉर्मेट में होते हैं। मास कम्युनिकेशन इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। टिपिकली इन्वॉल्व्स ए लार्ज ऑडियंस रिसीविंग द सेम मैसेज साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, वाचिंग ए नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ऑन टेलीविजन
वेयर व्यूअर रिसीव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज आउटलेट। जैसे कि लाइव रिपोर्टिंग जब होती है तो वो चीज़ जो होती है वन स्टेप फ्लो मॉडल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये कि वन स्टेप फ्लो मॉडल की सोर्स ऑफ हमारे पास जो सोर्स है उससे डायरेक्ट जो है ऑडियंस तक कोई भी चीज़ अगर डिलीवर हो जा रही है तो उसको हम लोग वन स्टेप फ्लो मॉडल बोलते हैं। टू स्टेप फ्लो मॉडल में क्या होता है कि सोर्स से पहले किसी व्यक्ति तक आएगा जो इंटरमीडिएटरी का काम करेगा, इसके बाद ये एज ए गेट कीपर वर्क करके जो चीज़ बाहर भेजना है या नहीं भेजना है उसको ऑडियंस तक भेजता है। द टू स्टेप फ्लो मॉडल पोस्ट दैट मीडिया इफेक्ट्स आर मीडिएट बाय ओपिनियन लीडर who first consume media content then pass in on to other। वही मैंने बोला कि गेट कीपर का इसमें भूमिका हम लोग का आ जाता है कि पहले जो है किसी एक ओपिनियन लीडर या एडिटर जर्नलिस्ट के पास सारी चीज़ें जाएंगी, उसके बाद वो तय करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है जिन लोगों के पास जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो इसमें जो है इसको हम लोग टू स्टेप फ्लो मॉडल बोलते हैं। इसमें ओपिनियन लीडर्स इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है। सेलेक्टिव एक्सपोजर का मतलब है कि ओपिनियन लीडर जर्नलिस्ट एडिटर जो वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें तय करते हैं कि क्या लोगों को जो है देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में ए ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हु रीड ए न्यूज आर्टिकल देन शेयर देयर इंटरप्रिटेशन विथ देयर फॉलोअर्स। ये टू स्टेप फ्लो मॉडल्स है। क्लियर है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, ये कई स्टेप में होगा, इसमें कई सारे इंटरमीडिएटरीज हम लोग को देखने को मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप फ्लो मॉडल सजेस्ट ए सिक्वेंशियल प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू वेरियस स्टेज आर इंडिविजुअल बिफोर रीचिंग द फाइनल ऑडियंस। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या, सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन इसमें होता है, ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस होता है। इसमें ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि छोटे छोटे कई बार पार्टों में जो है इसमें लोगों के इन्फ्लुएंस जो है वो इम्पैक्ट पड़ते हैं। ईच स्टेप पोटेंशियल मॉडिफाइज आर एडेड ओरिजिनल मैसेज। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इसमें होता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का मतलब है कि बहुत सारे जब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नेटवर्क जो बनेगा कम्युनिकेशन का वो थोड़ा सा हम लोग को कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ए रिसर्च रिपोर्ट फर्स्ट रिव्यूड बाई एक्सपर्ट समराइज्ड बाई जर्नलिस्ट एंड देन डिस्कस्ड इन द कम्युनिटी मीटिंग बिफोर द जनरल पब्लिक रिसीव इट। ये एक एग्जाम्पल है स्टेप बाय स्टेप फ्लो मॉडल का। ठीक है, क्लियर। और रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि सबसे पहले कोई रिसर्च करता है तो सोर्स से उसने जो डाटा कलेक्ट किया वो क्या करेगा, एक्सपर्ट के पास भेजेगा, जैसे कि अपने सुपरवाइजर के पास ले जाएगा। सुपरवाइजर जो है इसको देखेगा कि क्या है क्या नहीं, इसमें कुछ सुधार करेगा। इसके बाद क्या करेगा कि ये प्रॉपर रिसर्च, हम लोग वाला रिसर्च बता रहे हैं कि पूरे जनरल बॉडी मीटिंग जब होती है पूरे डिपार्टमेंट के, जहाँ बहुत सारे प्रोफेसर जब बैठते हैं तो उसके सामने जो है सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि थीसिस के रूप में कंबाइन किया जाता है। जब इनसे पास हो जाता है तो थीसिस के रूप में कंबाइन करने के बाद ये जो है लोगों के लिए जो है ओपन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हम लोग वाला रिसर्च था। अगर मान लीजिए कि कोई रिसर्च ऐसे हो रहा है पब्लिकली, तो सबसे पहले जो रिसर्च रिपोर्ट है वो क्या करेंगे, एक्सपर्ट से जो है उसको दिखवाया जाता है कि बताइए आपका इसमें ओपिनियन क्या है। उसके बाद इसको समराइज किया जाएगा। जो एडिटोरियल्स वगैरह या जो आर्टिकल्स वगैरह जो आते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, वो रिपोर्ट्स को समराइज करके लोगों तक पहुंचाते हैं। नहीं तो एक रिपोर्ट जो होता है वो 250-300 पेज का होता है, उतना लोग कोई पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो जर्नलिस्ट के द्वारा समराइज किया जाता है। उसके बाद समराइज करने के बाद प्रॉपर जो इसको कम्युनिटी मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि इसको जो है पब्लिश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उसमें भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ इसमें कुछ चीज़ों को घटाया बढ़ाया जाता है। सबसे लास्ट में जो जनरल पब्लिक के लिए इसको पब्लिश किया जाता है। क्लियर हुआ। ओके, आगे है मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल। इसमें क्या है कि मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल एक्सटेंड्स टू स्टेप फ्लो मॉडल बाय एक्नॉलेजिंग दैट इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू मल्टीपल चैनल्स इन्फ्लुएंस बिफोर रीचिंग द फाइनल ऑडियंस। ये जस्ट लाइक स्टेप बाय स्टेप फ्लो मॉडल्स है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक साथ जो है कई सारे स्टेप जो है क्या होते हैं, पैरेलल हो जाएंगे। मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल का बस ये एग्जांपल है। जैसे कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मल्टी इन्फ्लुएंसर्स
कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, फीडबैक लूप्स जो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ इंफॉर्मेशन डिसमेंटेड थ्रू डॉक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कम्युनिटी लीडर्स, पीयर्स, क्रिएटिंग ए वेब कम्युनिकेशन चैनल। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि कोविड के बारे में अगर बात किया जाए, तो कोविड के बारे में बस डॉक्टर हमें नहीं सलाह दे रहे थे, इसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आके हमको सलाह दे रहे थे। हमारे वही चीज़ जो है, सेम चीज़ जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा। मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल, एग्जाम्पल पहले सुनिए, उसके बाद बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। कोविड के बारे में बात कर रहा था, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो, मान लिया कि बेरोजगारी या महंगाई के ऊपर बात कर लीजिए, इसको अगर, या कोविड के ऊपर मैं एग्जांपल अच्छे से दे पाऊंगा तो कोविड को ही लेते हैं। कोविड का जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, वैसे तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है, तो केवल इसकी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर के पास होनी चाहिए। डॉक्टर जो है जर्नलिस्ट जो है पेपर में पब्लिश करे, तब वो स्टेप बाय स्टेप मॉडल को फॉलो करके लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप जो है पैरेलल होते हैं। जैसे कि यहाँ जो है डॉक्टर जो चीज़ लोगों को बता रहा है, वही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री हमको बता रहे हैं, वही चीज़ कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो है वही हमको बता रहा है, उसके बाद कोई ऐसा फेमस पर्सन है जो वही चीज़ हमको सेम बता रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही इन्फॉर्मेशन है लेकिन मल्टी स्टेप पैरेलल स्टेप्स में हमारे पास आ रही हैं। तो इस चीज़ को हम लोग मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल्स के रूप में जानते हैं। अभी कुछ क्लियर हुआ क्या? बताइए। पैरेलल हो सकते हैं, एक ही इन्फॉर्मेशन जो कई सोर्स से हम हमारे तक जब आ सकती हैं तो उसको हम लोग मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल्स के नाम से जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप में एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप हो रही है, दूसरी स्टेप के बाद तीसरी स्टेप हो रही है, इसके बाद सबसे लास्ट में ये हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि कई सारे स्टेप जो एक साथ हो सकते हैं, प्रॉपर पैरेलल हो सकते हैं, एक टाइम पे कई सारे स्टेप हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ? ओके, एक बार जल्दी से इसको समराइज कर लेंगे हम लोग। एक्सपेक्ट 1 फ्लो, 2 फ्लो, स्टेप बाय स्टेप मल्टी स्टेप फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो डायरेक्ट मीडिया टू ऑडियंस, फ्रॉम मीडिया ओपिनियन लीडर टू ऑडियंस, sequentially through the various intermediate through multiple influential and channels। sequentially इसमें यूज किया गया है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि स्टेप बाय स्टेप में sequentially वर्ड यूज किया गया है कि एक के बाद एक होगा, लेकिन मल्टी स्टेप में क्या है कि ऐसा नहीं बोला गया, एक साथ भी हो सकते हैं, एक साथ कई सारे स्टेप एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप को फॉलो किया जाएगा। ऑडियंस का रोल जिसमें पैसिव होता है, एक्टिव बाय इंटरेक्शन बाय ओपिनियन लीडर्स टू स्टेप फ्लो में, एक्टिव एंड पैसिव एट द डिफरेंट स्टेजेस इसमें होता है स्टेप बाय स्टेप में, एक्टिव बाय इंटरेक्शन वेरियस इन्फ्लुएंसर, ऑडियंस का रोल जो है वो होता है। की कंपोनेंट्स इसमें क्या है, मीडिया ऑडियंस, मीडिया ओपिनियन लीडर ऑडियंस, मीडिया इंटरमीडिएटरीज एंड ऑडियंस, मीडिया मल्टीपल इन्फ्लुएंसर ऑडियंस, ये की कंपोनेंट्स है इसके। कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सिंपल है, ये मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई है, ये सबसे हाई होता है। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस अगर देखें कि किसी का बायसनेस इसमें इंक्लूड हो सकता है कि नहीं, तो 1 स्टेप में मिनिमल होता है, 2 स्टेप में सिग्निफिकेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप में वेरीज बाय स्टेजेज होता है कि कहीं कोई ने अपना चीज़ मिलावट कर दिया, जर्नलिस्ट या सुपरवाइजर, तो स्टेप बाय स्टेप में वेरीज कर सकता है। सिग्निफिकेंट एंड वेरिड इसमें मल्टी स्टेप फ्लो में भी हम लोग को देखने को मिलता है। फीडबैक मैकेनिज्म जो इसमें लिमिटेड होता है 1 स्टेप फ्लो में, 2 स्टेप फ्लो में थ्रू ओपिनियन लीडर के द्वारा फीडबैक हम लोगों को मिल सकता है, थ्रू इंटरमीडिएट्स के द्वारा जो है फीडबैक मिल सकता है। इंटेंसिव विथ फीडबैक लूप्स, इसमें जो है फीडबैक बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, सबके कमेंट बॉक्स में जो है जो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं तो वो फीडबैक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें नेशनल टीवी ब्रॉडकास्ट, इन्फ्लुएंसर आर सोशल मीडिया,
इसमें रिसर्च और रिसर्च का जो चीज़ होता है वो हेल्थ कंपेन्स यूजिंग डाइवर्स चैनल्स, ये जो है मल्टीफ्लो स्टेप के जो है एग्जांपल हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर? ओके, अब हाईवेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हाईवेज का मतलब है कि इसमें कम्युनिकेशन के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन के बारे में बात किया था हम लोगों ने, वैसे इसमें कम्युनिकेशन के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि पहला जो हाईवे माना जाता है वो माना जाता है कि टेलीग्राफ जब 19 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ सेंचुरी में जो है 19 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जब शुरू हुआ था 1830 ईस्वी में, सैमुअल मॉर्स और एल्फ्रेड वेल, ये हमको याद रखना है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मॉर्स और एल्फ्रेड वेल के द्वारा जो टेलीग्राफ का आविष्कार जो किया गया था, और इसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में जानते हैं। पहला जो है कम्युनिकेशन का हाईवे जो माना जाता है वो टेलीग्राफ को माना जाता है, द टेलीग्राफ। ठीक है, डेवलपमेंट इसके किसके द्वारा किया गया था सबको पता है। की फीचर इसमें क्या है? यूज मोर्स कोड, ट्रांसमिट मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल। टेलीग्राफ का मतलब समझ रहा है? टेलीग्राफ कैसे भेजा जाता था? किसी ने देखा है विंटेज टाइप का मूवी जिसमें टेलीग्राफ यूज हुआ हो? बेसिकली दो प्रकार के सिस्टम रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ एक टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर जो अभी आप लोगों ने देखा होगा शायद, तो उसको हम लोग यहाँ टाइप करते हैं, और यहाँ जो टाइप करते हैं ये एक लैंडलाइन कनेक्शन के द्वारा दोनों जुड़े होते हैं। यहाँ जो हम टाइप करेंगे वो चीज़ यहाँ प्रिंट हो जाती है, प्रिंट होके बाहर आ जाती है। यहाँ भी प्रिंट होगी और यहाँ भी प्रिंट होके बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब कि यहाँ जो चीज़ हम मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ हम लोग टाइप कर रहे हैं, और वो चीज़ जो है यहाँ प्रिंट होके बाहर आ जाती है। तो टेलीग्राफ ऐसे निकलता था। ठीक है, समझ में आया? तो ये टेलीग्राफ था। इम्पैक्ट इसका क्या हुआ? इनेबल इंस्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर फर्स्ट टाइम। बहुत इसका इंपॉर्टेंस था। टेलीग्राफ अगर नहीं होता तो 1857 की क्रांति में जो है क्रांति को दमन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अगर टेलीग्राफ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था, टेलीग्राफ और रेलवे का बहुत ज़्यादा रोल हम लोग को देखने को मिलता है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। नोटेबल माइलस्टोन इसमें क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसलेटिंग टेलीग्राफ केबल इन 1966 में जो है बिछाया गया था। ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ मतलब कि ब्रिटेन से लेके इंडिया में जो है पूरे अटलांटिक महासागर जो है उसमें टेलीग्राफ केबल जो है बिछा दिया गया था 1866 तक। ठीक है, हाँ हाँ, तार बोलते हैं, डाक नहीं बोलते हैं। टेलीग्राफ को तार बोलते हैं। इसके बाद आता है टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन, सेकेंड एवोल्यूशन। कई जगह इसको सेकेंड हाईवे के रूप में भी जाना जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि सेकेंड पे जो एवोल्यूशन होता है वो टेलीफोन का होता है। टेलीफोन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में। की फीचर इसमें क्या है? अलाउड रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। पहले ज़माने का अगर टेलीफोन आप लोगों ने देखा हो विंटेज वाला, तो उसका माइक अलग होता है और सुनने वाला चीज़ जो अलग होता है। एक को कान के पास लगाते हैं, एक को मुंह के पास लगाते थे, उसके बाद जो उससे कम्युनिकेशन होता था। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा? ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन बाई इनेबलिंग डायरेक्ट एंड इमीडिएट कन्वर्सेशन। एक्सपेंशन इसका क्या हुआ? टेलीफोन नेटवर्क रैपिडली एक्सपेंडेड ग्लोबली कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। हम याद रखेंगे सेकेंड वेव ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, सेकेंड हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, द टेलीफोन को। टेलीफोन के बाद आता है रेडियो।
रेडियो का शुरुआत जो हम लोग देखेंगे कि अर्ली 20वीं सेंचुरी में होता है। जीएल मार्कोनी इसको बोलते हैं। जीएल मार्कोनी याद रखेंगे कि इसका आविष्कार किया था अर्ली 20वीं सेंचुरी में। की फीचर क्या था कि रेडियो अगर देखें तो पहली बार ये मास कम्युनिकेशन की चीज़ जो हम लोग को देखने को मिल रही है। इनेबल्स वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इम्पैक्ट इसका क्या हुआ, बिकम ए प्राइमरी मीडियम फॉर न्यूज, इंटरटेनमेंट एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन स्पेशली ड्यूरिंग द वार्स एंड क्राइसिस। तो सबसे पहला अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक एक्सेप्ट प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया तो मास कम्युनिकेशन का बहुत पुराना हिस्सा हो रहा था, लेकिन ये रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है रेडियो वाला वो अर्ली 20वीं सेंचुरी में आता है। इसका आविष्कार जीएल मार्कोनी ने किया था। ठीक है, इसके बाद टेलीविज़न आता है। टेलीविज़न को जो है डेवलप किया था फाइलो फ्रांसवर्थ एंड जेएल वर्ड। फाइलो फ्रांसवर्थ एंड जेएल वर्ड ने इनकी आविष्कार की थी 1920 एंड 1930 में। 1920 और 1930 में इसका आविष्कार किया गया था। की फीचर क्या है इसमें, कंबाइंड ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मूवी इमेज एंड साउंड्स। इम्पैक्ट इसका क्या हुआ, बिकम द डोमिनिएंट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, न्यूज एंड एडवर्टाइजिंग इन मिड 20वीं सेंचुरी। कलर टीवी सेटेलाइट्स ये बाद में थोड़ा सा वो होते हैं, लगभग लेट 20वीं सेंचुरी की बात है ये। कलर टीवी एंड सेटेलाइट्स का यूज जो है वो, ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा, हाँ बताइए। नाइन्टी 20 और 30 के बीच में, तो 1920 से लेकर 1930 के बीच में कभी भी इसका आविष्कार हो सकता है। हमको याद रखना कि जेएल बेयर्ड और फिलियो या फाइलो फ्रांसवर्थ ये दोनों मिलके टेलीविज़न का आविष्कार जो वो करते हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे तो आ जाएगा इंटरनेट का समय। ये आता है लेट 19 में। हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरनेट जो सबसे पहले 1960 ईस्वी में यूएस के मिलिट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। इसको शुरू में अर्पानेट बोलता था, अर्पानेट। की फीचर इसके क्या थे, एक ग्लोबल नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इनेबलिंग डाटा एक्सचेंज बाया प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी एंड आईपी। ये हम लोगों ने पढ़ा है आईपी के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका इथरनेट प्रोटोकॉल ऐसा कुछ बोलते हैं। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, सबसे बड़ा रिवोल्यूशन ये हुआ था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स इनेबल दिस राइज, ईमेल वेबसाइट्स एंड ई कॉमर्स साइट्स वगैरह। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना 1989 ईस्वी में टीम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। तो हम याद रखेंगे टीम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की गई थी। तो ये 5वां वेब है इंटरनेट का। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन इसके थोड़ा सा जस्ट बाद आता है। इंटरनेट आने के बाद मोबाइल, हाँ बताइए। इंटरनेट का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा पहली बार यूज किया गया था ये। तो यही माना जाता है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के द्वारा इंटरनेट बनाया गया था। कौन एक पर्टिकुलर व्यक्ति बनाया था ये नहीं पता है, सबका इसमें कलेक्टिव रोल देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे जब, तो मोबाइल कम्युनिकेशन की बात आती है। पोर्टेबल इंफॉर्मेशन एक्सेस डेवलपमेंट सेलुलर टेक्नोलॉजी बिगन 1980s के दौरान ये शुरू हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स 1980 के बाद जो है मोबाइल फ़ोन्स का इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिल जाता है। की फीचर इसके क्या क्या, इनेबल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन ऑन द गो, कंबाइनिंग वॉइस टेक्स्ट एंड डाटा सर्विसेज। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, ट्रांसफार द पर्सनल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स ये 2007 के बाद आते हैं। सबसे पहले 2007 में आईफोन आया, इंटीग्रेटेड इंटरनेट एक्सेस एप्स एंड मल्टीमीडिया फंक्शंस। ठीक है,
इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा सोशल मीडिया इंटरेक्टिव एंड सोशल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये अगर देखा जाए तो 2010 का जो डिकेट था उसी के समय सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो है हम लोग को शुरुआत देखने को मिलेगी। जैसे कि फेसबुक 2004 में बनता है, ट्विटर 2006 में, इंस्टाग्राम 2010 में। की फीचर इसके क्या क्या है? इनेबल्ड यूजर क्रिएटर शेयर एंड इंटरेक्ट विद द कंटेंट एंड रियल टाइम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इम्पैक्ट इसका क्या है? चेंजेज हाउ पीपल कंज्यूम न्यूज, सोशलाइज एंड इंगेज विथ ब्रांड एंड पब्लिक फिगर। वायरल कंटेंट फैसिलिटेट द रैपिड सेपरेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेंड थ्रू द सोशल नेटवर्क। वायरल कंटेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ बार बार शेयर की जा रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो उसको हम लोग वायरल कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, सातवां वेब इसको माना जाता है, सोशल मीडिया इंटरेक्टिव सोशल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं प्राची? सेवेंथ सातवां वेब। सबसे लास्ट में आएगा स्ट्रीमिंग सर्विसेज ऑन डिमांड मीडिया कंजम्पशन। ये भी जो है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजन प्राइम और जितने भी वेरियस मेथड हैं इसमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वो सब इसमें आते हैं। ऑन डिमांड मीडिया कंजम्पशन, जब मेरा मन होगा तब मैं देख लूँगा। की फीचर इसके क्या क्या है? अलाउड यूजर टू एक्सेस वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट ऑन डिमांड ओवर द इंटरनेट। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा? रिवोशलाइज्ड मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल टीवी एंड रेडियोज। ट्रेडिशनल सिनेमाज वगैरह का डिक्लाइन इससे हम लोग को देखने को मिलता है। कंटेंट क्रिएशन इनेबल्ड ए न्यू वेब ऑफ कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। यूट्यूब से हम लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगा 5G फ्यूचर टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फास्ट एंड रिलायबल कनेक्टिविटी। 5G टेक्नोलॉजी बिगेन 2010 के बाद ये शुरू हो जाती है, लेकिन भारत में 2023 या 2022 के ऑनवर्ड आती है। ठीक है, की फीचर इसके क्या क्या है? ऑफर सिग्निफिकेंट हायर स्पीड, लोअर लेटेंसी एंड ग्रेटर कैपेसिटी कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। इम्पैक्ट expected to enable advancement of IoT, Internet of Things, smart cities and autonomous vehicles. Future trends क्या है इसमें? Anticipated further integration of AI, AR, VR and blockchain technology in the communication। सारी चीज़ों को हम लोगों ने ICT में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो है 9 वेब ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग ने थोड़ा सा देख लिया। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ कंपेरिजन टेबल जो है दिया हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस तो दिया हुआ है 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, लेट 19, अर्ली 20, अर्ली 20, मिड 20, लेट 20, लेट 20, अर्ली 21, अर्ली 21, अर्ली 21 सेंचुरी, लेट 2010 से लेकर प्रेजेंट तक बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और हम लोग को थोड़ा सा जो पढ़ना है वो है मीडिएट परसिप्शंस। इसका एक हिंदी में थोड़ा सा देख लेता हूँ। परसिप्शन का मतलब हिंदी अनुनय होता है। अनुनय भी एक फिजिकल टर्म है, फिजिक्स का टर्म है। और मीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता। तो अगर देखेंगे कि मीडिएट परसिप्शंस रेफर द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर थ्रू द मीडिया चैनल rather than other through the direct face-to-face communication. This concept is central in the communication studies, advertisement or political campaigns and public figure relation. Mediate perceptions leverage various forms of media such as television, radio, print and social media through online platforms to reach, influence and large audience. ठीक है,
अनुनय का मतलब कोई जानता है? परसेप्शंस का मतलब क्या होता है? किस अनुनय का? हाँ, अनुनय और परसेप्शंस का मतलब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, बिलीफ एंड बिहेवियर थ्रू द मीडिया चैनल। जैसे कि एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, हाउ इज द जोश। ये है तो एक सेंटेंस, लेकिन ये जब जिस माहौल में बोला जाता है तो इसका इन्फ्लुएंस जो है जहाँ भी बोला जाएगा वहाँ इन तीनों एक्सपेक्ट के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। ऐसा मानते हैं आप लोग? तो मीडिएट परसेप्शंस का मतलब बस होता है कि मीडिया के द्वारा जो है या कम्युनिकेशन के द्वारा मीडिएट मध्यस्थता करके किसी चीज़ में किसी के एटीट्यूड, बिलीव एंड बिहेवियर में कोई परिवर्तन कर देना। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर दूं तो थोड़ा सा पहले अगर थोड़ा सा जाया जाए तो गैस की सब्सिडी आती थी, आप लोगों को पता होगा। तो सबको सब्सिडी मिलती थी जितने लोगों के पास गैस का कनेक्शन था। उसके बाद एक महोदय आए और बोले कि मैं अपने राष्ट्र हित के लिए अपनी सब्सिडी जो है वो त्याग करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी सब्सिडी लेना बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का मीडिएट परसेप्शन हुआ। समझ में आया? एक और एग्जांपल दें, इसको अगर हम लोग रिलेट करें तो अपील टू अथॉरिटी फैलेसी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोई आया बोला कि मैंने कमला पसंद खाया तो मेरा जॉब लग गया, तो तुम लोग भी कमला पसंद खाओ। तो वो भी क्या, एक प्रकार का मीडिएट परसेप्शन है। कमला पसंद का मैसेज एक मीडिएटर के द्वारा लोगों के बीच जा रहा है और वो जो है लोगों के बिलीफ, एटीट्यूड और बिहेवियर में जो है परिवर्तन कर रहा है। तो इसको हम लोग मीडिएट परसेप्शन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ, ये भी परसेप्शन है। एवरग्रीन ट्रेंड चल रहा था अभी कुछ दिन पहले कि आजकल के गाने की तुलना में एवरग्रीन जो 90s के जो गाने थे, 1990s से लेके 2000 तक के जो गाने थे उसका एवरग्रीन गाना बोला जाता था, तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इसका ट्रेंड जो है चला, लोग उस टाइप के गाने को सुनना पसंद करने लगे। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेंड जो है मीडिया के द्वारा चला जाता है, वो क्या एक प्रकार का मीडिएट परसेप्शन है कि कम्युनिकेशन के द्वारा किसी के बिलीव, थाट एंड बिहेवियर में कोई अगर कोई परिवर्तन कर रहा है तो उसको हम लोग मीडिएट परसेप्शन बोलेंगे, मध्यस्थता, अनुनय। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बाद में क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमको याद रखनी होंगी क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा गया है। मैं क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट आगे थोड़ा सा इस स्लाइड को पढ़िए, तब तक मैं भेजता हूँ कुछ।
ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बाद में देख लेंगे हम लोग इसको। एक बहुत ही प्रॉपर बढ़िया कॉन्सेप्ट है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसका कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। पहला है राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच नहीं, राइट स्पीच है। राइट स्पीच इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ नोटेबल eightfold path which is central to Buddhist practice. It encompasses the ethical use of language communication and it involves four main guidelines. पहली जो इसमें एलिमेंट है राइट स्पीच। राइट स्पीच के लिए कौन कौन से चार गाइडलाइंस का यूज किया जाता है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में। पहला है एब्स्टेन ऑफ फॉल्स स्पीच। गलत स्पीच देने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं ये लोग। एब्स्टेन फ्रॉम द स्लेंडियरस स्पीच। एवॉइड स्पीच दैट डिवाइड्स हार्म्स रिलेशनशिप। स्पीक इन वे दैट प्रमोट हार्मोनी। मतलब ये बोलते हैं कि ऐसा कोई स्पीच नहीं दिया जाना चाहिए जो लोगों के बीच में विवाद बढ़ाए या लोगों को जो है बांटे। इस चीज़ से ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा परहेज करता है। एब्स्टेन फॉर द हैरेस स्पीच, मतलब कि बहुत ज़्यादा कटु या तिरछी चीज़ नहीं बोला जाता है। वाइड एब्यूजेज एंड हर्टफुल लैंग्वेज। ये हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी संदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा वो सब किस टाइप के हैं। आगे देखेंगे कि एब्स्टेन फ्रॉम द आइडल चैटर। एवॉइड फ्रावियस एंड मीनिंगलेस टॉक। स्पीच पर्पसफुली एंड थॉटफुली। बड़बड़ करने से थोड़ा सा बचने के लिए बारे में बात करते हैं कि बोलते हैं कि वही चीज़ बोलो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और जिसका जो है कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ मतलब निकलता हो। ठीक है, क्लियर है चारू? दूसरा जिसमें कि माइंडफुल लिसनिंग। Mindful listening is the crucial aspect of Buddhist communication. It involves being full present and attentive when others speak, demonstrating respect and understanding. This practice helps developing empathy and compassion. ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है कि अगर कोई बुद्धिस्ट मॉन्क जो है किसी को कोई नॉलेज दे रहा है या कोई उपदेश दे रहा है तो जितने भी विद्यार्थी होते हैं एकदम अच्छे से उस सारी चीज़ों को सुनते हैं। तो ये जो है एक एलिमेंट है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन का। कंपैशनेट कम्युनिकेशन। बुद्धिज्म एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन, करुणा इन ऑल इंटरेक्शन। कंपैशनेट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन द वे दैट इंटेंटेड टू रिलीव सफरिंग टू अदर्स एंड प्रमोट देयर वेल बीइंग। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में जो है करुणा की बात की जा रही है कि अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो इस तरीके से बात करे कि सामने वाले को लगे कि ये मेरे लिए जो है अपने अंदर करुणा का भाव लेके जो है हमसे बात कर रहा है। और इससे जो क्या होता है कि लोगों के दुख को थोड़ा सा कम किया जा सकता है और उनके सफरिंग को कम किया जा सकता है और उनके वेल बीइंग को जो है प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे इसमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। ये सबको पता है कि बुद्धिस्ट वाले जो है वो विदाउट ब्लेम, जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड एंड रिक्वेस्ट, ये चार चीज़ें जो होती हैं इसके लिए ध्यान दिया जाता है। केड़ा कर लिया भैया? फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट, ये चार चीज़ें क्लियर है सबको? आगे इसमें डीप लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, ये क्वालिटी होता है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर्स का कि अगर कोई सुन रहा है तो अच्छे से सुने, अगर कोई बोल रहा है तो स्पीक फ्रॉम पूरे दिल से जो है बात को करे। इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि जो कम्युनिकेटर हैं
एक दूसरे से जो इंटरकनेक्टेड अच्छे से हों और एक दूसरे के ऊपर जो अच्छे तरीके से निर्भर रहते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन की थोड़ी सी हम लोग को देखनी है। इससे जो है कई बार इसके क्वालिटी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एलिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को एक बार अच्छे से हम लोग फिर से पढ़ लेंगे जो मैंने बताया, और इसके आधार पे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज डीपली इंटरविन्ड विद द philosophical and spiritual teaching of Hinduism. Communication in the Hinduism is not merely about the transmission of information but also about conveying spiritual and ethical principles, promoting harmony, fostering understanding among the individual and communities. इसमें बताया जा रहा है कि जो हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो बस अपने आइडियाज़ और थाट्स को शेयर करने का जरिया नहीं है। ये क्या है कि इसके अंदर एक कॉन्वेइंग स्पिरिचुअल, आध्यात्म की चीज़ को भी ऐड किया जाता है, एथिकल नैतिकता की भी बातें की जाती हैं, प्रमोटिंग हार्मोनी, सौहार्द बनाने की बात की जाती है, और एक दूसरे या पूरे समाज के बीच में जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात जो है हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसका अगर देखें तो इसमें की कॉन्सेप्ट में सत्य है, अहिंसा है, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी है, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, धर्म है, कंपेशन है। ये 6 चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती है हिंदू का कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है? सारी चीज़ें बहुत आसान है। प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू कम्युनिकेशन क्या है? वाक, स्पीच जिसको बोलते हैं, सत्संग, गुड कंपनी इसको बोलते हैं, मंत्र एंड चैंटिंग बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, भक्ति। ये 5 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं कि इसके थ्रू ही जो है कम्युनिकेशन हो सकता है। पहला है वाक, दूसरा सत्संग, तीसरा है मंत्र एंड चैटिंग, चौथा है स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्चर्स, पांचवा है भक्ति। सारी चीज़ें हम सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। या किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है? ओके, आगे हम लोग को पढ़ना है कि फॉर्मेट ऑफ मैसेज। 4 प्रकार के फॉर्मेट हम लोग को देखने होते हैं। एक होता है ओपन फॉर्मेट, ओपन टेक्स्ट मैसेज, दूसरा होता है क्लोज टेक्स्ट मैसेज, तीसरा होता है लेंथी टेक्स्ट, चौथा होता है लिबरल टेक्स्ट। ठीक है, ओपन टेक्स्ट का मतलब है कि जब ये किसी को पास किया जाता है तो वो जो है अगर इंटरमीडिएटरी है कोई तो इसमें जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई इसको कर सकता है। खुला बोलते हैं, खुला क्या बोलते हैं, खुला संदेश। An open text typically refers to types of communication or written work that is open-ended, ambiguous and allowed to multiple interpretations. ये चीज़ बहुत क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एम्बिग्यूटी का मतलब है कि 2 से अधिक इसके अर्थ हमारा हमेशा निकल सकते हैं। सब्जेक्टिविटी जो है इसमें होती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ एन ओपन टेक्स्ट एंड डिपेंड्स हैवली ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रीडर। जो जैसा पढ़ता है उसको जो है हम लोगों को वैसा समझ में आता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ओपन टेक्स्ट ऑफन लीव रूम फ्रॉम क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। एग्जाम्पल के लिए सम फॉर्म ऑफ लिटरेचर, पोइट्री, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, सर्टेन टाइप ऑफ फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल राइटिंग कंसिडर ओपन टेक्स्ट बिकॉज दे इनकरेज मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। मतलब कि ओपन टेक्स्ट का मतलब यही है कि लिखा तो केवल एक ही चीज़ गया है, लेकिन जो लोग जैसे उसको पढ़ते हैं अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करके उसके वैसे वैसे अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं। ये क्लियर हुआ?
एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ओपन टेक्स्ट का मतलब होता है कि लिखा एक ही मैसेज गया सबके लिए, लेकिन सभी लोग उसको जब पढ़ते हैं तो अपने अपने मतलब के हिसाब से उसका अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, क्लोज टेक्स्ट। क्लोज टेक्स्ट में क्या होते हैं कि जैसा लिखा गया वही जो है बार बार इंटरप्रिटेट किया जाता है। जैसे कि किसी गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है या कोई लेटर है किसी का, ये सब क्या है, क्लोज टेक्स्ट होते हैं कि जैसा लिखा गया उसका केवल एक ही मतलब निकल सकता है। डिफिनीशन इसका क्या है, क्लोज टेक्स्ट इज टिपिकली सीन एज द अपोजिट ऑफ ओपन टेक्स्ट। इट इज ए कम्युनिकेशन आर रिटेन वर्क दैट प्रिसाइज क्लियर ऑफन डज नॉट लीव रूम फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। जितनी बार भी पढ़ो, मैक्सिमम बार पढ़ो, वो केवल एक ही इंटरप्रिटेशन छोड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्लियरिटी ज़्यादा होती है, प्रिसीशन इसमें होते हैं, द लैंग्वेज यूज इन द क्लोज टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड लैक ऑफ एम्बिग्यूटी। इसमें जो है दो से अधिक अर्थ निकालने की कोई संभावना बहुत कम होती है। ऑब्जेक्टिव होता है, ये केवल एक उद्देश्य के लिए, इसको उद्देश्य के हिसाब से इसको लिखा जाता है, इतना हम जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, साइंटिफिक पेपर्स, टेक्निकल मैनुअल्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शनल गाइड आर एग्जाम्पल ऑफ क्लोज टेक्स्ट बिकॉज दे एम टू प्रोवाइड क्लियर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन विदाउट रूम ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, लेंदी टेस्ट। ए लेंदी टेस्ट सिंपलीज रेफर टू कम्युनिकेशन आर रिटेन वर्क दैट इज लॉन्ग इन द ड्यूरेशन एंड एक्सटेंसिव इन साइज। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे लंबा होता है लेंदी टेक्स्ट का मतलब है कि लंबे टाइम पीरियड में इसको लिखा गया है। लेंदी टेक्स्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एक्सटेंटेड साइज which can vary depending on the context, example word count, page count, duration. Comprehensiveness इसमें ज़्यादा होती है, they cover a wide range of topics, provide in depth information and particular subject detail. Lengthy texts often include detailed explanation, examples and analysis. जितने भी एकेडमिक के जितने भी बुक आते हैं, थीसिस राइटिंग आती है, मतलब कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग पेज में काउंट कर सकते हैं, वो लेंडी टेक्स्ट के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके पेज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो उसको हम लोग लेंदी टेक्स्ट के रूप में देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लिबरल टेक्स्ट। लिबरल टेक्स्ट इज नॉट कॉमनली यूज टर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज। ये कम्युनिकेशन स्टडीज में इसका यूज नहीं किया जाता है, बट इट माइट रेफर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपननेस एंड टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये जस्ट लाइक हम लोग देख सकते हैं कि ओपन टेक्स्ट की ये बात कर रहा है, ओपन टेक्स्ट जैसे ये बात कर रहा है, इसमें क्या होती है, फ्रीडम होता है, कोई भी कुछ लिख सकता है, एक्सक्लूसिविटी होती है। लिबरल टेक्स्ट में इनकरेज एंड रेस्पेक्ट एंड डिफरेंट आइडियाज। ये कई प्रकार की बातों को अपने अंदर समाहित कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है ये, इसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी जो है देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, ओपन इड आर्टिकल, ये जो है एक प्रकार का एब्रिविएशन है, अगर हम लोगों ने रिसर्च पढ़ा होगा तो उसमें जानते होंगे। इसका मतलब होता है ओपन टू एडिट, ओपन टू एडिट। कोई भी इसको पढ़े और अपने मन से एडिट कर सके, जैसे कि विकीपीडिया का जो पेज है उसको कोई भी पढ़ सकता है और ओपन कर सकता है, एडिट कर सकता है। ऐसे ऑन सोसाइटियल इशूज, ये हमेशा जो है टाइम टू टाइम वेरी करते जाता है। क्रिएटिव राइटिंग एक्सप्लोजर टू कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स थीम्स माइट कंसिडर एंड लिबरल टेक्स्ट बिकॉज दे ऑफन इनकरेज डाइवर्स व्यू पॉइंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये चार प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, इसको हम लोगों ने देखा। इसमें दो इंपॉर्टेंट है सबसे, पहला है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। क्लोज टेक्स्ट पे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिटिकल स्पीच, political written speech, a political written speech, which of the following text, चार ये एग्जाम्पल है, बताइए कौन सा होगा। पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज, तीसरा है लेंथी, चौथा है लिबरल। पॉलिटिकल रिटेन स्पीच, ओपन होगा, वो ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा वो।
किसी पॉलिटिक हाँ, पॉलिटिकल स्पीच अगर किसी को लिख के दिया जा रहा है तो पॉलिटिकल स्पीच जैसे कि क्लोज होगा वो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ टेक्स्ट की बात किया जा रहा है तो यहाँ हम लोग रिटेन डॉक्यूमेंट की ही बात करेंगे। ठीक है। लेंदी भी हो सकता है, लेंदी हो सकता है, लेकिन लेंदी होगा या नहीं होगा, एक पेज का या दो पेज का, ये तो हमें पता नहीं है। एक पेज की स्पीच है, कई बार स्पीच जो है एक पेज में बहुत बड़े बड़ी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन ओपन तो है, क्लोज तो है, ये पता है हमको। अब स्पीच है वो एक पेज का भी हो सकता है, दो पेज का भी, 10 पेज का भी हो सकता है पूरी बुक ही हो, लेकिन ये क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन वो क्लोज है ये पता है हमको कि उसको कोई री इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। कंडेंसेशन सिंबल ऑफ कम्युनिकेशंस। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, संघनित। सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड हो जो बहुत बड़े लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन को जो है छोटा करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर दे। जैसे कि कोई सिंबल है, एक सिंबल ऐसे बनाया गया है, मान लीजिए कि क्या बनाया गया है ऐसे, देखा होगा हम लोगों ने कैसे बनाता है वो, पता नहीं। मैं बता रहा हूँ, डोंट ब्लो हॉर्न, इसका सिंबल कोई किसी ने देखा है? ऐसा होता है, उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है। तो ये क्या है? कंडेंसेशन ऑफ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन है। स्पीड लिमिट अगर कोई है कि 30 लिख के उसको क्रॉस कर दिया, डिक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब कि स्पीड लिमिट हमको 30 से नीचे करना है। जो हमारे मेटाफर्स और क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब्स जो होते हैं, कहावतें और लोकोक्तियाँ जो होती हैं, वो भी एक प्रकार का कंडेंसेशन सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन थियरी, कंडेंसेशन सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेशन दैट condense complex meaning ideas concept into the simplified forms that are easily communicable and understood. They symbol of initial in various form communication including verbal, written, visual communication. ठीक है, तो इतना हमको याद रखना है कि कंडेंसेशन सिंबल का क्या काम होता है कि बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़े मैसेज, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट को एक छोटे से पार्ट से जो हम लोग जब बता सकते हैं तो उसको हम लोग कंडेंसेशन सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में मेटाफर्स आते हैं, स्माइलीज आती हैं, स्लैंग्स एंड जर्गन्स आते हैं। स्लैंग्स एंड जर्गन का मतलब है लोल, लाफ आउट लाउड, रिप, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं स्लैंग्स एंड जर्गन्स में, जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। मेटाफर्स जो होते हैं वो हम लोग अक्सर देखते हैं कि टाइम इज मनी, ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है एक छोटे से पॉइंट में बताया जा रहा है। स्माइलीज, स्माइलीज जो होती हैं कि कोई ऐसे बना दिया तो इसका मतलब कि खुश है, कोई ऐसे बना दिया तो इसका मतलब कि वो दुखी है, वो भी जो है कंडेंसेशन सिंबल्स ऑफ वो हैं। सिमलीज और स्माइलीज में थोड़ा सा कंफर्ट ये हो गया। इसमें सिमलीज का मतलब होता है कि सिमलीज आर सिमिलर टू मेटाफर बट लाइक एज टू मेक कंपेरिजन। सी सिंग लाइक ए एंजल। तो किसी की तुलना जब किसी से की जाती है तो वहाँ जो है सिमलीज का यूज किया जाता है। ठीक है,
ये दो प्रकार के फिगर है ना, फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ते हैं, मेटाफर सिमलीज। ओके, अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा। स्माइलीज भी इसी में आते हैं, हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये वर्बल कम्युनिकेशन में है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। विजुअल कम्युनिकेशन में आइकन्स एंड पिक्टोग्राम्स, एग्जाम्पल के लिए ये जो दिया है, दिखा रहा है, रेड, येलो और ग्रीन, ये लाइट जो है कंडेंसेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिंबल्स के रूप में जाने जाते हैं। इंफोग्राफिक्स, लोगोज, ये सब जो है विजुअल कम्युनिकेशन में काम आते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, कंडेंसेशन ऑफ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन। आगे है मेटा, विजुअल में है आइकन्स, पिक्टोग्राम्स, इंफोग्राफिक्स, लोगोज। ठीक है, आगे है मेटा कम्युनिकेशन। तो किसी के आगे मेटा वर्ड लगता है, ये मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं कि क्या बन जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। मेटा लगने का मतलब है कि उसी चीज के बारे में उसी से हम लोग पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं किसी से पूछ रहा हूं कि हम लोग बात कैसे करेंगे, हम लोग हाउ वी कैन कम्युनिकेट, तो ये जो एक प्रकार का मेटा कॉग्निशन है, मेटा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन itself. It involves the exchange of information about how to interpret, process, understand a particular message. जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको एक कोड तैयार करना पड़ता है कि मैं ये चीज़ बोलूँगा तो तुम ये समझोगे, ठीक है। तो वो क्या है, मेटा कम्युनिकेशन है। जब पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कोई तैयार करता है, कोई कोड का कोडिंग डिकोडिंग का पूरा प्रोसेस जब तैयार करता है तो वो क्या है, मेटा कम्युनिकेशन है। Understand a particular message. This form of communication is crucial in carrying meaning, resolving misunderstanding and stabilizing concept of effective communication. मेटा कॉग्निशन से क्या होता है, क्लेरिफिकेशन होता है, सेटिंग कॉन्टेक्स्ट हमको पता चलता है, चेकिंग अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड आर टोन्स, नेगोशिएटिंग मीनिंग हम लोग को पता चलता है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यही इतना रहने देते हैं। मेटा कॉग्निशन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, पीपीटी अभी मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद आगे की जो है चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें क्या बोल रही हैं, 2 क्लास और लगेंगी कल और परसों, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तुरंत जो है इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट की 4-5 क्लास के बाद तुरंत जो हायर एजुकेशन, फिर मैटर जो है फिनिश, ठीक है। टेस्ट के बारे